हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th की पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। तो 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर है, संस्थानों का कामकाज। तो यहाँ पर कौन सी हम संस्था पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं विधायिका, और उसके बाद कार्यपालिका और उसके बाद न्यायपालिका। तो ये 3 संस्थान हम पढ़ने वाले हैं। अब ये हम देखते हैं कि सिलेबस का कौन सा टॉपिक कवर करता है। तो हमने एक वीडियो बनाई थी सिलेबस की, उसकी वीडियो आपने देख ली होगी। हर एक चैप्टर जब शुरू होता है तो मैं बताता हूं। तो यहां हम पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले तो हमने पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये वाले टॉपिक थे जो सिविक्स के पार्ट थे। इसमें अगर हम डेमोक्रेसी पे आए तो डेमोक्रेसी में कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, सैलिएंट फीचर्स डेमोक्रेसी के हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने इलेक्शंस, ये वाले 3 टॉपिक कवर कर लिए। अगला टॉपिक जो हमारा चलने वाला है वो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये हमारा चैप्टर का भी नाम है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसमें हमें क्या देखना है, पार्लियामेंट देखना है, जुडिशरी देखनी है, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस का कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ये वाला टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो यहां पर आपको, जैसे कि आपका मेन टॉपिक क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें इंडिया के ही इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। जो पार्लियामेंट है वो हम इंडिया की पार्लियामेंट देखेंगे, ब्रिटेन की नहीं देखेंगे। जुडिशरी है, उसमें अमेरिका की जुडिशरी नहीं देखेंगे, केवल इंडिया की जुडिशरी देखेंगे। यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। कहां पे हम पढ़ने वाले थे, चौथा चैप्टर पढ़ने वाले थे, संस्थानों का कामकाज। इसमें हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो कोई भी एक निर्णय लिया जाता है, कोई एक नीतिगत फैसला किया जाता है, तो वो किस प्रकार से किया जाता है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। तो पहला एग्जाम्पल, जो एक आदेश को पारित कर रहा है, और वो आदेश किसके लिए है, वो आदेश है जो हमें आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के लिए, आरक्षण की व्यवस्था को और बढ़ाने के लिए और ओबीसी के आरक्षण देने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाने वाली थी, उसी का एक आदेश है। यह आदेश कब पारित हुआ, 13 अगस्त 1990 के दिन भारत में, भारत सरकार द्वारा इसे जारी किया गया था। ठीक है, और ये जारी किसके लिए किया गया था, तो एक मंत्रालय के लिए जारी किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय को ये जारी किया गया था। और इसका एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें क्या होता है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को यह भेजा गया मंत्रालय के द्वारा, और वहां के एक संयुक्त सचिव थे जिन्होंने इस आदेश पर दस्तखत किया। तो इस तरह की एक प्रणाली बनाई गई जिससे इस आदेश को पास किया जा रहा था। अब इस आदेश में लिखा क्या था, इस आदेश में लिखा हुआ था कि भारत सरकार सभी सरकारी पदों और सेवाओं के लिए 27% आरक्षण देने वाली है। किन के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। तो पिछड़ा वर्ग किसे माना जाता है, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए। सोशली SEBC, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसे हम अदर बैकवर्ड क्लास कहने लगे। ओके, तो ओबीसी के रूप में जानी जाती है SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए इस आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी। तो आगे देखते हैं हम, निर्णय करने वाले कौन लोग होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि कोई एक निर्णय था, उस पर फैसला किस तरह से लिया गया था और उसे किस तरह से लागू किया गया था। अब हम देखते हैं कि निर्णय करने वाले लोग कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है राष्ट्राध्यक्ष। आपको नाम याद रखना है, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्राध्यक्ष है, और ये औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, याद रखना है। फिर प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री होता है सरकार का प्रमुख। ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है सरकार का प्रमुख। और सरकार की ओर से सभी जो फैसले लिए जाते हैं उनका अधिकार किसके पास है,
प्रधानमंत्री के पास है। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां हैं और प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां हैं। अब प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जो मंत्रालय होते हैं उन मंत्रालय में मंत्री होते हैं और उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही नियुक्ति करेगा। और इनके द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है और सारे राजकाज होते हैं, जो भी राजपाट में जो भी कार्य होते हैं, जो हमारे देश में प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं, कोई नीतिगत फैसला किया जाता है, तो वो कौन करता है? यही मंत्रिमंडल करता है। ठीक है। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। आपको याद रखना है कि संसद के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। एक तो राष्ट्रपति होगा और अन्य 2 सदन होंगे। कौन कौन से सदन होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत हासिल होना जरूरी है। कौन होता है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख होता है। मतलब लोकसभा में जितने लोग चुने जाते हैं, लोकसभा का चुनाव कौन करता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लोगों के द्वारा लोकसभा के व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। मतलब सांसद का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सांसदों का चुनाव कौन करता है? प्रत्यक्ष लोग करते हैं। और यही लोग अपने एक नेता का चुनाव करते हैं आपसी संगठन से, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कहाँ का प्रमुख होगा? लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाला व्यक्ति होगा। आगे बात करें तो भारत सरकार ने 1979 में दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया था। ये आपको याद रखना है, दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया गया था? 1979 में। ठीक है, 1979 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह भी आपको फैक्ट बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि 27% आरक्षण किसे देना चाहिए? ओबीसी के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए। तो बीपी सिंह थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को हम अपने संज्ञान में लाएंगे और इसे लागू कर देंगे। तो प्रधानमंत्री की सरकार बनी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और इन्होंने आते ही एक बयान प्रस्तुत किया जो हमने सबसे पहले पढ़ा। ये वाला जो आदेश था, ये आदेश बीपी सिंह के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था और उससे ही 27% आरक्षण का प्रावधान लाया गया। अब आगे क्या हुआ? इसके बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई? नई सरकार ने क्या किया? संसद में राष्ट्रपति को भाषण के जरिए मंत्रिमंडल की रिपोर्ट लागू करने के लिए अपनी मंशा की घोषणा कर दी। उन्होंने बोला था कि हम तो इसे लागू करेंगे। 6 अगस्त 1990 में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया कि हम इसे किस तरह से लागू करने वाले हैं। अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने क्या किया? ये बीपी सिंह नाम है, ठीक है, तो आपको याद रखना है बीपी सिंह। बीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचना दी कि हम इसे लागू करेंगे और कैबिनेट के फैसले को किसमें भेज दिया गया? वही कार्मिक मंत्रालय और प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया और एक व्यक्ति का साइन किया गया और इस आदेश को जारी कर दिया गया। कब जारी कर दिया गया? 13 अगस्त 1990 को इसे जारी कर दिया गया था। ओके, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो निर्णय है, सरकारी निर्णय है, इस पर विवाद खड़ा हो गया। आपको पता होगा कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने तो आग लगा ली थी खुद को इस निर्णय की वजह से। वो कौन से थे? वो जनरल कैटेगरी के थे और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा जाति हो रही है जनरल लोगों के साथ और जो जनरल व्यक्ति होंगे उनके लिए सीट का प्रावधान कम हो जाएगा, उनके लिए कम सीटें बचेंगी इस तरह का रिजर्वेशन देने से, क्योंकि 50% पहुँच गया था, 50% आरक्षण पहुंच गया, 50% बची जनरल की सीट, तो इसी वजह से उन्होंने आग लगा ली थी। तो ये एक वो तब का निर्णय था, तो उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे। हमें बस ये याद रखना है कि उस टाइम पे विवाद हुआ और इस विवाद के निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस तरह के विवादों का निपटारा करते हैं। जब भी कोई सरकारी निर्णय होता है, उस निर्णय पर अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका निर्णय कहाँ किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में किया जाता है। तो इस आदेश का विरोध जब हुआ तो संस्थानों ने अदालतों में कई मुकदमे दायर किए। जब बहुत सारे मुकदमे एक साथ इकट्ठे हो गए तो इसे कहाँ भेजा गया? सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया।
उन्होंने अदालत से कहा कि इस आदेश को अवैध घोषित किया जाए और इस पर रोक लगाई जाए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसी मुकदमे को एक साथ जोड़ दिया। बहुत सारे जो मुकदमे थे ना, उन मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया सर्वोच्च न्यायालय ने और अपने पास बुला लिया। तो इस मुकदमे का नाम क्या बना, ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। इस मामले का नाम आपको याद रखना है, जो ये निर्णय था वो इस मामले के नाम से जाना गया। और सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश थे उसमें, 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने इस पर निर्णय दिया। ठीक है, अपनी दलीलें प्रस्तुत की 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने। जब इसका निर्णय आया तो उन्होंने 1992 में बहुमत से क्या किया, इस फैसले को सही बताया कि ये अवैध नहीं है, सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। और बाद में ये और कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि इसमें कुछ परिवर्तन होना जरूरी है। जैसे उन्होंने बहुत सी चीजें बताई, जैसे क्या करना चाहिए, क्रीमी लेयर, जैसे उन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसमें डालने की बात करी कि क्रीमी लेयर जरूर होना चाहिए, जिसकी इनकम ज्यादा है उन लोगों को ओबीसी की कैटेगरी में नहीं रखना है, उन्हें तो जनरल की कैटेगरी में रखना चाहिए। तो इस तरह की बातें वो कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के निर्णय दे सकती है कि निर्णय तो सही है लेकिन इसमें बदलाव की जरूरत है। बाद में सरकार ने उनकी बात भी मानी और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। इसके बाद 8 सितंबर 1993 को फिर से एक आदेश जारी किया गया और कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस आदेश को जारी कर दिया और इसके बाद विवाद सुलझ गया और तभी से इस फैसले को लागू कर दिया गया। तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे करके ये निर्णय लिया गया था। और यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं लेकिन उनकी गतिविधियां जारी रहें। अब देखिए, कोई भी एक निर्णय लिया, जैसे ही वीपी सिंह ने एक निर्णय लिया कि हम ओबीसी को आरक्षण देने वाले हैं, लेकिन आगे क्या हो, उनकी सरकार गिर गई थी, कुछ दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई। तो उसके बाद दूसरी सरकार आई। अब मान लीजिए जैसे अभी की ही हम रिसेंट का फैसला लेते हैं कि अगर अभी बीजेपी की सरकार है और उसने कोई एक निर्णय लिया कि इस निर्णय पर हम काम करने वाले हैं, हम लोगों को क्या करने वाले हैं, फ्री में राशन बांटने वाले हैं और ये वैधानिक होगा। ठीक है, बाद में दूसरी सरकार आए और वो कहे कि नहीं, अब राशन की व्यवस्था हम बंद करेंगे, अब लोगों को हम कुछ और काम करने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये पुराने फैसले लगातार बदले जा रहे हैं। तो इस तरह की बात ना हो, इस वजह से कुछ मंत्रालय होते हैं, कार्मिक मंत्रालय हैं, तो वो क्या है, लगातार काम करते रहते हैं और इन तरह के फैसलों पर काम होता रहता है, जारी होता रहता है और इस निर्णय को बदला नहीं जाता है। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट हैं, वो ऐसी संस्थान है जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। ये भी बात हम समझ गए हैं। मंत्री द्वारा किए गए जो फैसले हैं उन्हें लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय का गठन किया गया, जिसका क्या काम है, नौकरशाह। ठीक है, नौकरशाह की जिम्मेदारी है। अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर क्या है, दो तरह के होते हैं, एक तो विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। तो जो कार्यपालिका होती है उसमें नौकरशाह होते हैं। ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जो विधायिका होती है, जैसे एक मंत्री का चुनाव हुआ तो मंत्री का चुनाव कितने साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए उसका चुनाव हुआ। लेकिन एक IAS ऑफिसर का चुनाव कितने टाइम के लिए होता है, चुनाव नहीं होता है। वैसे तो एक तरह से राष्ट्रपति ही उनके लिए एक लेटर भेजता है जिसमें कहा जाता है कि आपका पद, यहाँ पर आपको ये पद मिला है IAS का, तो इसी तरह से चुनाव किया जाता है। लेकिन वो क्या होते हैं, प्रॉपर एक एग्जाम क्लियर करके जाते हैं। तो IAS कितने टाइम के लिए होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 5 साल के लिए तो नहीं होता है। तो इस तरह का जो व्यवस्था है, नौकरशाह की भी व्यवस्था है, वो ऐसे निर्णय लेते हैं कि उनके द्वारा, जो विधायिका या किसी मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया, किसी सरकार के द्वारा वो निर्णय लिया गया, उस निर्णय पर किस प्रकार से काम करना है, वो काम कौन करेगा, नौकरशाह करेगी। तो ये व्यवस्था नौकरशाह की है कि आगे किसी चीज को सुचारू रूप से कैसे जारी रखा जाए और उसकी गतिविधियों में बदलाव ना किया जाए। और सर्वोच्च जो न्यायालय होती है, अब इन दोनों की बात हो गई। सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, सर्वोच्च न्यायालय वह संस्थान है जो क्या करेगी, या तो सरकार और सरकार के बीच विवाद हो जाए तब, या सरकार और व्यक्तियों के बीच विवाद हो जाए, या व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच विवाद हो जाए। तो इन तीनों टाइम पे फैसला कौन करेगा, सुझाव कौन देगा, सर्वोच्च न्यायालय ऐसी संस्थान है जो इन फैसलों को क्या करती है, निपटारा करती है, इन विवादों का खत्म करती है। तो ये आप 3 चीजें समझ गए होंगे।
अब एक एक करके हम इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले संसद के बारे में देखेंगे, फिर विधायिका, कार्यपालिका, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जुडिशरी भी देखेंगे इसी चैप्टर में। जितना एनसीईआरटी में है एक एक करके हम सब पूरा कवर करने वाले हैं। ओके, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम कौन सा टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं। आपको सिलेबस से भटकाया नहीं जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर को कंटिन्यूटी के साथ देखते रहिए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।